पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भले ही कई बड़े घोटाले में घिरी हो, लेकिन अब तक किसी भी मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सीधे तौर पर नहीं आया था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता मणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जांच में एक पत्र मिला जो घोटाले के सबूत से संबंधित है और उसमें ममता बनर्जी का नाम भी लिखा हुआ है। मतलब ये कि शिक्षक भर्ती घोटाला में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी लिंक जरूर है। इसके बाद राज्य की सियासत में हलचल मच गई। दरअसल ईडी को एक पत्र मिला है जो साबित करता है कि नौकरी के बदले में लोगों से रुपए लिए गए थे। सूत्रों ने बताया कि इस पत्र में टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र मिला है। फिलहाल जांच जारी है। बता दें कि टीएमसी नेता मणिक भट्टाचार्य को ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। उसके बाद जांच एजेंसी के हाथ कुछ नए सबूत भी लगे। वहीं जांच एजेंसी ने पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता के पास से जब्त हुए एक पत्र से साबित हुआ कि 44 उम्मीदवारों से शिक्षक के तौर पर नौकरी दिलाने के लिए 7-7 लाख रुपए लिए गए थे। भट्टाचार्य की कस्टडी की मांग कर रही ईडी ने कहा कि वह रुपयों के बदले नौकरी देने वाले घोटाले के अहम लोगों में शामिल है। ईडी ने आरोप लगाए कि पत्र सीएम बनर्जी के नाम भी लिखा गया है। जांच एजेंसी की रिमांड एप्लीकेशन में आरोप लगाए गए 22 जुलाई 2022 के पंचनामा के तहत मणिक भट्टाचार्य के ठिकानों पर की गई तलाशी में जब्त किए गए दस्तावेज से खुलासा हुआ कि मणिक भट्टाचार्य को एक पत्र मिला था जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नाम भी लिखा गया था। उस पत्र में लिखी बातों से पता चला कि 44 उम्मीदवारों से शिक्षकों की नौकरी के बदले 7-7 लाख रुपए की अवैध राशि ली गई थी। यह भी खुलासा हुआ कि उक्त राशि पश्चिम बंगाल तृणमूल यूथ कांग्रेस कमेटी के एक महासचिव ने जुटाई थी। ईडी ने टीएमसी नेता पर जांच को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। वहीं गिरफ्तार हुए भट्टाचार्य को जोका ईएसआई अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था। वह पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें जांच एजेंसी का सहयोग नहीं करने के चलते गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोप ये भी है कि उन्होंने कई बार समन का जवाब भी नहीं दिया। गौरतलब है कि इस मामले में इससे पहले ईडी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों रुपए और जेवर बरामद हुए थे। बहरहाल ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीधे तौर पर आया है। इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, आने वाले चुनावों में पार्टी की खराब होती छवि का भी असर पड़ेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों का नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में है। एक के बाद एक कई ऐसे घोटाले सामने आए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि ये सोचने पर मजबूर करने वाले हैं कि आखिर इन घोटालों का अंत कभी होगा या ये सब बदस्तूर जारी रहेगा। केजरीवाल सरकार का ताजा घोटाला तो ऐसा है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा कि देश की राजधानी में भी ऐसा हो सकता है। सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऐसे ही घोटाले का खुलासा किया। सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग के द्वारा सरप्लस फंड को फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट करने के नाम पर एक संदिग्ध बैंक अकाउंट में करीब 223 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर किया गया वो बैंक अकाउंट ही फर्जी निकला। मतलब ये कि सरकार का 223 करोड़ रुपया एक फर्जी अकाउंट में डाल दिया गया। सीबीआई अधिकारी के मुताबिक राइड मैनेजमेंट बोर्ड फंड के बैंक खाते में 223 करोड़ रुपए की रकम को एफडीआर करना था, लेकिन उस पैसे को एक गलत बैंक अकाउंट वाले नंबर 00980100028204 में ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई ने कुछ विशेष जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है जिसमें आपराधिक साजिश रचने, धोखेबाजी, जालसाजी तथा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा आपराधिक कृत्य को अंजाम देने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में केस दर्ज करने से पहले शुरुआती तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले और उसी के बाद सीबीआई ने सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर ब्रांच मैनेजर एलए खान के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। सीबीआई जल्द ही इनसे पूरे मामले में विस्तार से पूछताछ भी करने वाली है।
सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली सरकार के वन्य एवं वन्यजीव विभाग के कई अज्ञात अधिकारियों सहित कई अज्ञात कर्मचारी और अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में यह बताया गया कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा 223 करोड़ की रकम को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के बैंक अकाउंट में जमा करना था, लेकिन उसे एक फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। लिहाजा अब इस मामले में जांच एजेंसी ये पड़ताल करने में जुटी है कि आखिरकार किसके इशारे पर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। क्या इस मामले में बैंक मैनेजर की ही मात्र भूमिका थी या वन विभाग और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका थी? सीबीआई मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले एंटी करप्शन विभाग के 3 नंबर ब्रांच की टीम इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कई घोटालों में घिरी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें अब उसके अपने ही नेता बढ़ाने लगे हैं। दिग्गज टीएमसी नेता विकास सरकार जल्द ही भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे टीएमसी के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं और उससे भी बढ़कर ये कि ममता बनर्जी सरकार की छवि आम जनता में बिगड़ रही है और इसलिए नेता डूबते जहाज को छोड़ना बेहतर मान रहे हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं और पार्टी की छवि आम जनता में बेहद खराब हुई है। इसलिए ममता बनर्जी और उनके कई सिपहसालार भले ही दावा करें कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और आम जनता ये समझती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है और राजनीति के मंझे हुए दिग्गज इसे समझते हुए ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ने में देर नहीं कर रहे हैं। वहीं टीएमसी के नेता विकास सरकार को सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के दौरान पार्टी ने ज्यादा भाव दिया नहीं था, उल्टा उन्हें बिना किसी ठोस कारण के तृणमूल कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया गया। इसलिए वो तभी से नाराज बताए जा रहे हैं और अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। विकास सरकार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में उन्हें महत्व नहीं दिया गया। तृणमूल कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। उसकी मुखिया ममता बनर्जी भी 8वें दशक में जैसी थीं, अब वैसी नहीं रहीं। अब तृणमूल कांग्रेस एक भली राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म हो गई है। वहां अच्छे सच्चे और काम करने वाले लोगों की कोई कदर नहीं। केवल धंधेबाज, गुंडे, मवालियों और अपराधियों और लूट खसोट कर बंदर बांटकर खाने पीने वाले लोगों के लिए ही जगह है। उन्होंने कहा कि मैं जब से तृणमूल कांग्रेस में आया मेरा राजनीतिक करियर चौपट हो गया। मुझे पहले ही ऐसा बेहतर कदम उठाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। मुझे भाजपा की नीति और आदर्शों में बहुत विश्वास है, इसलिए भाजपा से जुड़ने का मैंने फैसला किया। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर दार्जिलिंग जिला समतल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि विकास सरकार ने मुझसे या दल के किसी अन्य नेता से कभी कोई संपर्क नहीं किया, न ही कोई आवेदन दिया। यदि वे ऐसा करते तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस में वापस लाए जाने पर विचार किया जा सकता था। मैं खुद पार्टी आलाकमान से बात करती, मगर उन्होंने इसकी गुंजाइश ही नहीं रखी। गत चुनावों में दल से बगावत कर बहिष्कृत कुछ नेताओं ने अपनी गलती स्वीकारते हुए पुनः दल में वापसी के लिए आवेदन किया था, तो उनकी वापसी भी हुई। ऐसा ही वह भी करते तो उनके बारे में विचार किया जाता, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब साफ है कि सरकार मन बना चुके हैं कि वो भाजपा में जाएंगे। वहीं पापिया घोष ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, जो जहां जाना चाहे जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमेशा दल बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, दल अपनी ही जगह पर रहता है। गौरतलब है कि विकास कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए। उन्हें पहले दार्जिलिंग जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद तृणमूल युवा कांग्रेस का पश्चिम बंगाल प्रदेश महासचिव भी बनाया गया। कई चुनावों में उन्हें महत्वपूर्ण जगहों पर दल की ओर से पर्यवेक्षक की भी जिम्मेदारी दी गई है। मगर 2022 में हुए सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में जब 24 नंबर वार्ड से उम्मीदवारी का टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह वयोवृद्ध नेता प्रतुल चक्रवर्ती को टिकट दे दिया गया, तो वह नाराज हो उठे। उन्होंने दल से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवारी दाखिल कर दी। तब तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें दल से बहिष्कृत कर दिया और उस चुनाव में वे प्रतुल चक्रवर्ती के सामने भी हार गए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के सितारे गर्दिश में हैं, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं।
चुनावों के पहले बड़ी संख्या में पार्टी के नेता इस्तीफा देकर आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां प्रियंका वाड्रा की होने वाली रैली के ठीक पहले कांग्रेस में भगदड़ मच गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रियंका वाड्रा की प्रतिज्ञा रैली होने वाली है। इसके पहले ही कांग्रेस, युवा कांग्रेस और इंटक के 8 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को त्यागपत्र भेजा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आकाश सैनी, युवा इंटक के अध्यक्ष राहुल नेगी, उपाध्यक्ष अमित मेहता, सचिव भगत सिंह ठाकुर, सचिव नरेश कुमार सहित 8 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हर्ष महाजन का करीबी माना जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आकाश सैनी ने बताया कि धरातल पर काम करने वाले सक्रिय कार्यकर्ता को पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही है। कुछ समय से पार्टी में नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं। इन परिस्थितियों में पार्टी में काम करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि किस पार्टी में ज्वाइन करना है। कांग्रेस महासचिव धर्मपाल ठाकुर ने भी हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया। इनसे पहले कांग्रेस के 2 विधायक पवन काजल और लखविंद्र राणा पार्टी को छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे केजरीवाल के नेता गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया करीब 150 लोगों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यालय के सामने हुड़दंग कर रहे थे और आयोग के कामकाज में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। गोपाल इटालिया वही शख्स है जिसने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था और महिलाओं और मंदिरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। एनसीडब्ल्यू ने आज आप गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया को एक वीडियो के सिलसिले में तलब किया, जिसमें उन्हें कथित तौर पर पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया था। गोपाल इटालिया को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि बीजेपी ने हार की बौखलाहट से पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने समन मिलने से इनकार किया, लेकिन उनका जवाब तैयार है। रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने वीडियो में अपनी उपस्थिति से भी इनकार किया, लेकिन अपने जवाब में उन्होंने ट्वीट करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने दावा किया था कि वीडियो में वह कहीं नहीं थे। उनका बयान और लिखित बयान मेल नहीं खाता। उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया। इसके पहले गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल की सेवा दे ही क्या सकती है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है, मुझे धमका रहे हैं। रेखा शर्मा ने कहा कि मैंने पुलिस को बोला है कि इनके खिलाफ कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी की ओर से इटालिया को लेकर जो वीडियो ट्वीट किया गया, उसमें आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया पीएम मोदी को नीच कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस तरह अब शब्दों का इस्तेमाल करना गुजरात के गौरव और धरती के बेटे को गाली देना है। बीजेपी ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री और विधायक घोटाले में फंसे हुए हैं और जेल में पार्थ चटर्जी से अनुव्रत मंडल और माणिक भट्टाचार्य तक ये लिस्ट बेहद लंबी है। लेकिन खास बात यह है कि घोटालों की जांच की आंच अब इन भ्रष्टाचारी नेताओं के परिवार तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद इनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसी कड़ी में करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाला मामले में जेल में बंद दिग्गज टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी भी सीबीआई की रडार पर हैं। सूत्रों ने बताया कि मंडल की बेटी सुकन्या मंडल पर भी सीबीआई का शिकंजा कस सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। पेशे से प्राथमिक शिक्षिका सुकन्या मंडल कई व्यवसायियों के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सीबीआई ने सुकन्या के एक निजी कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की पूरी जानकारी मांगी, जिसके तहत सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल इस पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ के लिए एक नोटिस भेजा है।
इसमें तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल की बेटी भी 2 निदेशकों में से एक हैं। उसी कंपनी में दूसरे निदेशक अनुव्रत मंडल के करीबी सहयोगी विद्युत बरन गायेन हैं, जो इस घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में है। सुकन्या मंडल और गायेन दोनों को कंपनी के खातों के विवरण के साथ 17 अक्टूबर को सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। जब से घोटाले की जांच शुरू हुई, 2 कंपनीज A&M एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और डिलीवर प्राइवेट लिमिटेड की सीबीआई जांच के साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के दायरे पर आ गए हैं। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों का यह मानना है कि ये दोनों कंपनीज वास्तव में फर्जी कंपनीज हैं, जो घोटाले की आय को अलग अलग चैनल्स में बदलने के लिए बनाई गई हैं। दोनों कंपनीज के खातों से अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में फर्जी ऋण का पता लगाया था और जो कंपनीज ने अलग अलग व्यक्तियों को दिया था। सूत्रों ने बताया कि वास्तविक अपराध आय को फर्जी ऋणों में बदलने का था। A&M एग्रोकेम फूड प्राइवेट लिमिटेड की कंपनीज को धारा 160 के तहत सीबीआई की ओर से नोटिस भेजा गया। कंपनी के संयुक्त निदेशक सुकन्या मंडल और विद्युत को गवाह के तौर पर तलब किया गया है। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि एग्रोकेम फूड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कई संपत्तियां खरीदी गईं। इस संगठन का नाम अनुव्रत मंडल के नाम से जारी चार्जशीट में भी है। आरोप है कि इस संस्था के नाम पर धमकी और दबाव में संपत्ति और जमीन नाम मात्र की कीमतों पर खरीदी गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे को यह लगने लगा है कि चुनाव चिन्ह और पार्टी के नए नाम के मामले में वे एकनाथ शिंदे से मात खा गए, इसलिए उन्होंने अपनी भड़ास चुनाव आयोग पर निकाली। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को 12 सूत्रीय पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और निशान देने में पक्षपात किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी खेमे के पक्ष में पूर्वाग्रह था। हाल ही में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले गुट और ठाकरे कैंप को नए नाम और चिन्ह आवंटित किए हैं। इससे एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया। पत्र में कहा गया कि शिंदे गुट ने उन चिन्ह और नाम का चुनाव किया जिनका सुझाव ठाकरे गुट की ओर से दिया गया था। साथ ही ठाकरे समूह की तरफ से दिए गए सुझावों को शिंदे गुट को कॉपी करने का मौका मिला है। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने टीम ठाकरे की पसंद के नामों और प्रतीकों को चुनाव निकाय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, जिसका फायदा शिंदे गुट ने उठाया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को ज्वलंत मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। आयोग ने उनके दावे त्रिशूल को धार्मिक अर्थ का हवाला देते हुए को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों में तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने पिछले शिवसेना के धनुष बाण चिन्ह पर रोक लगा दी थी। शिवसेना में विवाद पर एक आदेश में चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी का नाम बाला साहेबची शिवसेना यानी बाला साहब की शिवसेना आवंटित की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को अब बाला साहेबची शिवसेना कहा जाता है और एक ढाल और 2 तलवारों का प्रतीक है। द रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने इशारे ही इशारे में बता दिया कि चुनाव में उनके साथ कैसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जाता है और बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। हालांकि थरूर ने यह भी कहा कि वह कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कमियां हैं क्योंकि 22 साल से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। थरूर ने ये बात भी कही कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है। शशि थरूर ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट निर्वाचक मंडल के सदस्यों के साथ बैठक की और अपने लिए वोट मांगा। इसमें पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन और कुछ अन्य डेलीगेट्स शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य 66 वर्षीय थरूर ने दोनों उम्मीदवारों के लिए समान अवसर नहीं होने संबंधी अपने पहले की एक टिप्पणी पर कहा कि मैं मिस्त्री साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। सिस्टम में कुछ कमियां हैं क्योंकि 22 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। थरूर का कहना है, हमें 30 सितंबर को डेलीगेट की पहली सूची दी गई और फिर एक हफ्ते पहले एक सूची दी गई। पहली सूची में फोन नंबर नहीं थे। अगर ऐसा है तो फिर कैसे संपर्क करेंगे? बाद में फोन नंबर्स मिले।
दोनों सूची में कुछ अंतर था। मेरी ये शिकायत नहीं है कि ये जानबूझकर कर रहे हैं। समस्या ये है कि हमारी पार्टी में कई साल से चुनाव ही नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मिस्त्री जी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैठे हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। थरूर ने कहा कि कुछ नेताओं ने ऐसे काम किए हैं जिस पर मैंने कहा कि समान अवसर नहीं है। कई पीसीसी में हमने देखा कि पीसीसी अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और कई बड़े नेता खड़गे साहब का स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। पीसीसी से डेलीगेट्स को निर्देश दिए जाते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। ये सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इस किस्म की कई चीजें कई पीसीसी में हुई। थरूर के कहने का मतलब ये है कि वो कई पीसीसी गए लेकिन पीसीसी अध्यक्ष उपलब्ध नहीं होते। थरूर ने कहा, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप पूछते हैं कि समान अवसर मिल रहा है तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के व्यवहार में कुछ फर्क नहीं? उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार और पार्टी के शीर्ष स्तर से पहले ही तटस्थता की बात कर दी गई है और इस चुनाव में सबको अपनी मर्जी से वोट करना चाहिए क्योंकि ये गुप्त मतदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान के सियासी रण में बगावती तेवर दिखाकर मुंह की खा चुके अशोक गहलोत अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर जतन कर रहे हैं। हालत यह है कि जिन विधायकों की बात कभी एक बार में अशोक गहलोत सुनते तक नहीं थे, उन्हीं विधायकों को अब फ्री हैंड दिया जा चुका है। यही इन विधायकों को पूरा अधिकार है कि ये अपने हिसाब से ट्रांसफर और पोस्टिंग करें। कुर्सी बचाने के ये जतन आजकल राजस्थान की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि इससे पहले ये नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो। प्रदेश में विधायकों की डिजायर पर धड़ल्ले से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। कुछ दिनों पहले घटे सियासी घटनाक्रम के बाद अब शिक्षा विभाग में 4,500 तबादले किए गए। यही नहीं, सूची में प्रिंसिपल से लेकर जमादार तक के तबादले किए गए। शिक्षा निदेशालय की ओर से अलग अलग 95 आदेश जारी किए गए हैं। अल सुबह तबादला सूची आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नई आई तबादला सूची में 1,857 वरिष्ठ अध्यापक, 23 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, 852 प्रिंसिपल, 233 वाइस प्रिंसिपल, 934 विषय व्याख्याता और 158 एपीओ चल रहे विषय व्याख्याता के तबादले किए गए। साथ ही लाइब्रेरियन, सहायक कार्मिक, लैब सहायक, जमादार के तबादले किए गए। गौरतलब है कि प्रदेश में हाल ही में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद तबादलों को लेकर विधायकों की मांग बहुत बढ़ गई है। विधायक भी गहलोत की मजबूरी का जमकर फायदा उठाते हुए अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। शिक्षा संकुल में मंत्रियों और विधायकों की आवाजाही भी बढ़ गई है। चर्चा है कि सीएम साहब ने विधायकों को राजी करने के लिए बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग में तबादले किए हैं। शिक्षा विभाग में लगभग सभी तबादले स्थानीय विधायकों की डिजायर पर किए गए हैं। कांग्रेस विधायकों के कहे अनुसार तबादले किए गए हैं। विधायकों और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नेताओं को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि राज्य सरकार पर कोई तोहमत न लगा सके। सीएम गहलोत के कहे अनुसार ही विभिन्न इलाकों में पोस्टिंग दी गई। इससे पहले विधायकों की ओर से ब्यूरोक्रेसी पर कई बार मनमानी करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। शिक्षकों के तबादलों से पहले भी सीएम गहलोत ने 206 आरएएस अफसरों के तबादले कर विधायकों को खुश करने की कोशिश की थी। दरअसल सीएम गहलोत चाहते हैं कि विधायकों और कांग्रेस प्रत्याशियों के इशारों पर अफसरों को पोस्टिंग दी जाए ताकि वे अपने अनुसार क्षेत्र में कामकाज कर सकें। चुनावों में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम गहलोत कांग्रेस विधायकों की नाराजगी नहीं चाहते हैं क्योंकि सचिन पायलट खेमा भी लगातार पूरे परिदृश्य पर नजर बनाए हुए है और इंतजार में है कि गांधी परिवार क्या निर्णय लेता है। लेकिन इधर गहलोत खेमा भी लगातार विधायकों की नाराजगी से परेशान था। बसपा में कांग्रेस में शामिल हुए विधायक वाजिब अली ने तबादला नहीं होने पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को निशाने पर ले लिया था। इसलिए गहलोत विधायकों को फ्री हैंड देने की रणनीति अपना रहे हैं। बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव में महज 1.25 साल का वक्त बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि राज्य सरकार की ओर से लागू की गई नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम स्थानीय विधायकों और कांग्रेस प्रत्याशियों की मर्जी के अनुसार हो। हालांकि तबादला उद्योग को खत्म करने के लिए सीएम गहलोत ने तबादला नीति लाने की बात कही थी, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए गहलोत को अब नए पैतरे अपनाने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।